अशरफी अस्पताल के डॉक्टरों ने गंभीर कार्डियक अटैक से पीड़ित मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की। बुधवार को अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सफलता की जानकारी दी और कार्डियक अटैक से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को अत्यंत नाजुक स्थिति में अस्पताल लाया गया था। कार्डियक अटैक के कारण उनकी हार्ट रेट बेहद कम हो गई थी, साथ ही अल्सर की समस्या भी थी। तुरंत इलाज शुरू किया और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग कर मरीज को स्थिर किया। फिलहाल मरीज ठीक है और कुछ दिनों में अपने घर जा सकते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी एक सक्सेस स्टोरी बताने के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया है। सो बेसिकली एक जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट थे मिस्टर नियोगी, वो रिसेंटली बाईपास सर्जरी करके आए थे कोलकाता बीएमबी हॉस्पिटल से। वहाँ से रिकवरी फेज में थे, रिकवरी चल रहा था। उस दौरान घर में उनको कुछ तकलीफ शुरू हुई और कंडीशन धीरे धीरे सीरियस होता गया। तो वैसे कंडीशन में वो सेंट्रल अस्पताल में एडमिट थे और वहाँ से आगे के इलाज के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। यहाँ पे जब आए थे तो एकदम ही क्रिटिकल कंडीशन में थे। उसके बाद वो वेंटिलेटर पे उनको डाला गया एंड जब पहुँचे तो एकदम बीपी एकदम जीरो था, उनका बीपी नहीं था और शरीर में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारा पेट में खून बहने के कारण बीपी जीरो हुआ था और हीमोग्लोबिन भी बहुत लो हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में मरीज का बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। बट यहाँ पे सारे कार्डियक, क्रिटिकल केयर, गैस्ट्रो, नेफ्रो सारे लोगों, सारे डॉक्टर्स ने मिला के एज अ टीम एफर्ट करके उनको इतने क्रिटिकल कंडीशन से बचाया गया था और अभी पेशेंट स्वस्थ है और डिस्चार्ज के लिए रेडी है। 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे जो टीम एफर्ट की बात हम जहाँ पर कर रहे हैं, जो कि धनबाद सिटी में पहले नहीं हुआ करता था। मेट्रो सिटीज़ में सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो बहुत सारे ये पेशेंट कहीं भी शिफ्ट करने लायक नहीं रहते, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनको अगर अच्छे एफर्ट के साथ प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट अगर नहीं मिलता है तो उनकी बचने की उम्मीद बहुत कम रहती है। तो ये सारी सुविधाएं हम असरफी अस्पताल में दे रहे हैं और मोस्ट ऑफ टाइम मैक्सिमम पेशेंट सक्सेसफुल भी हो रहे हैं एंड हम खुश है कि जिस कंडीशन से वो थे उससे हम उनको बाहर निकाल पाए और परिवार के लिए हम एक खुशी का न्यूज़ हम दे पाए। सर, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे कार्डियक अटैक आता है तो उससे पहले के कुछ लक्षण रहते हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और स्थिति बहुत सीरियस हो जाती है। तो ऐसे में शुरुआती लक्षण क्या कुछ रहते हैं जिससे लोग समझ पाए और अस्पताल में तुरंत पहुंचे? ओके, सो ये केस थोड़ा सा अलग है, बट हार्ट अटैक के बारे में आप जो बता रहे हैं, तो हार्ट अटैक जब भी आता है तो पहले तो बेसिकली छाती में दर्द होगा, पसीना आएगा, बीच में लेफ्ट साइड में शोल्डर में, गर्दन में दर्द होता है, इवन बैक में भी दर्द होता है। तो जब भी आपको पहले रिस्क फैक्टर है, मतलब एज 30-40 से ज़्यादा है, डायबिटीज़ से, स्मोकिंग है, फैमिली हिस्ट्री, ये सब रिस्क फैक्टर है और छाती में दर्द होता है तो पहले हमेशा ईसीजी कर लेना चाहिए और ईसीजी किसी डॉक्टर को दिखा के उसमें समझना चाहिए कि ये क्या है। बहुत बार लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं कि उसको गैस समझ लेते हैं और उसमें टाइम बीत जाता है, उसमें और ख़राब होने का चांसेस रहता है। पेशेंट की भर्ती कब हुई थी? पेशेंट 26 तारीख को भर्ती हुए थे रात में। सर, और एक सवाल रहेगा, गोल्डन आवर में लोग समझ नहीं पाते और काफी घबरा जाते हैं और अगर रात हो जाती है तो हॉस्पिटल पहुंचाने में वो असमर्थ रहते हैं। ऐसे में गोल्डन आवर में वो जो परिजन है वो क्या कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे पेशेंट की जब तक आप ईसीजी नहीं करते हो तब तक वो कितना इमरजेंसी वो समझता नहीं है। और रात हो या दिन हो, जो जैसे हमारे यहाँ का यूनिट है 24 घंटे चलता रहता है, तो ईसीजी हमेशा इमीडिएटली पहले करना चाहिए। जब भी छाती में दर्द हो रहा है, नेक्स्ट डे कोई ओपीडी में किसी को हम दिखाएंगे उसके लिए कभी वेट नहीं करना चाहिए, आपको इमरजेंसी में आके ईसीजी करवाना चाहिए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ असरफी अस्पताल में। इस केस के बारे में बताना चाहूँगा। ये केस का कॉल मुझे आया था एक हफ्ते पहले, डॉक्टर सूरज ने कॉल किया था इसके बारे में। तो उस समय पेशेंट कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी और पेशेंट को ऑनगोइंग ब्लीडिंग हो रही थी। इसको जो पेट से जो पाइप डाली गई थी नाक के थ्रू पेट में, उससे ब्लड भी आ रहा था और हीमोग्लोबिन कम था, एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसको मैंने उस समय जाके देखा और उसको ब्लीडिंग कम करने के जो ज़रूरी दवाएं थी उसको एडवाइस करी और मैंने बोला कि अगर ऑनगोइंग ब्लीडिंग होती है तो फिर हम लोग इंडोस्कोपी करेंगे या फिर एटलीस्ट एक इमरजेंसी इंडोस्कोपी करेंगे। ऑल्दो इमरजेंसी इंडोस्कोपी करना थोड़ा रिस्की रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं रहता क्योंकि ऑलरेडी अंदर में ब्लड भरा रहता है, तो इसलिए इंडोस्कोपी करना चैलेंजिंग रहता है। बट
हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर एंडोस्कोपी नहीं करते और टाइम बीतते जाता, ऑनगोइंग ब्लीडिंग रहती, तो शायद सर्वाइव करना मुश्किल था। लकीली जब एंडोस्कोपी में किया इनका इवनिंग में, तो उस समय एक्टिव सोर्स ऑफ ब्लीड तो नहीं मिला, बट थोड़ा सा ब्लड क्लॉट वगैरह दिखा, और उस समय तक ब्लीडिंग सेटल हो रही थी, क्योंकि हमने ब्लड रोकने की दवाई भी दी थी, प्लस इनको हेमोडायनामिकली स्टेबलाइज करने के लिए इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, साथ में जो एसिड कम करने की दवाएं वो सभी चल रही थी। तो ऑल टुगेदर उस समय तक चीज़ें थोड़ी सेटल होनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद इसको वेंटिलेटर से निकाला गया था। और फिर पिछले आई थिंक कल इसकी दोबारा एंडोस्कोपी हमने करी थी, जब पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर था, स्टेबल था, बातचीत कर रहा था और बाकी पैरामीटर्स कंट्रोल में थे। तो उसमें दोबारा एंडोस्कोपी करने के बाद मैंने देखा कि जो एरिया में ब्लड क्लॉट पड़ा हुआ था, जो इसको ठीक से नहीं देख पाए थे हम, वहाँ पर छोटे छोटे अल्सर थे जो कि हील हो गए थे, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं थी। तो मैंने इसको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रखा कि फर्दर अल्सर को हील करने के लिए दवाएं चलनी चाहिए, वो चलेंगी भी कुछ लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो टेक होम लेसन यही है कि कितना भी क्रिटिकल पेशेंट हो, अगर टाइमली मैनेजमेंट होता है और टीम एफर्ट रहता है, तो हम लोग उसको बचाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार हम लोगों को डायनामिक डिसीजन लेना रहता है, क्योंकि कई बार अगर हम लोग डिले कर देते हैं, सपोज उसमें एंडोस्कोपी नहीं करते या इसमें डिले कर देते मैनेजमेंट, तो शायद इसको सल्वेज करना या बचाना मुश्किल होता है। तो ये एक अच्छा केस था जो कि हम लोग को लगा कि आप लोग शेयर करना चाहिए। सर, चूंकि ये काफी डिफिकल्ट केस था, तो ऐसे में बचाव के कितने चांसेस रहते हैं अगर टाइम पे इलाज ना हो पाए ऐसे डिफिकल्ट? बहुत कम चांसेस रहते हैं, कैसे कि ऐसे केसेस अगर लेट करते हैं तो 90% चांस नहीं है कि वो बच पाएंगे। 5-10% का मतलब मे भी अगर बॉडी उनका रिकवर कर रहा हो, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाने से, जो कि संभव नहीं लगता है, क्योंकि पेशेंट अगर बीपी नहीं मिल रहा है, हीमोग्लोबिन इतना कम है और एसिड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो बहुत कम केसेस मैंने देखे इसको बचते हुए। लेकिन इस केस में टाइमली इंटरवेंशन हुआ और टीम वर्क भी अच्छा हुआ, ये बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए। डॉक्टर सूरज की टीम ने अच्छा काम किया, हमने भी टाइम रहते कुछ जो अपना योगदान दे सकते थे हमने दिया। वहीं मरीज की पत्नी ने डॉक्टरों का आभार जताते हुए कहा, हमने पहले भी कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अशरफी अस्पताल में आने के बाद डॉक्टरों ने पूरी मेहनत से इलाज किया और अब मेरे पति स्वस्थ हो रहे हैं, वे जल्द ही घर लौटेंगे। अभी तो बहुत बेहतर है। 26 तारीख को सुबह में उनका प्रेशर डाउन में जा रहा था और अनचन कर रहा था, तो पेशेंट को रख नहीं पाए, इसीलिए वहाँ से हम सेंट्रल हॉस्पिटल आ गए। उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर मेरा जितना भी लोग है यूनियन का, वो लोग कुछ सोचा, हमको बोला नहीं चलिए आपको अशरफी हॉस्पिटल में रेफर करें। तो वही लोग हमको यहाँ पर लाए एम्बुलेंस करके, वही लोग सब व्यवस्था कर दिए थे, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद यहाँ पर आके रात 12 बजे जब खून चढ़ाया गया, तब हमको बोला कि उनका कंडीशन बहुत ही खराब में जा रहा है, वेंटिलेशन में चला गया तब तक। उसके बाद से इन लोग पूरा ट्रीटमेंट वगैरह किया, हमको तो उतना खास पता नहीं है, हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते करते सुबह, उसके बाद 27 तारीख को 4 बजे 4:30 बजे तक जब एंडोस्कोपी हुआ, जब पता चला कि एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, उसके बाद पैरामीटर्स इंप्रूव हुए, फिर वो बेटर। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत बेटर बात कर रहे हैं, खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा है अपने से, मैंने हाथ थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद बातचीत कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे होगा। डॉक्टर का क्या कहना है, कब तक घर ले जा सकती हैं आप उन्हें? अभी हम ही बोले जब पूरा सुस्त हो जाएगा तभी ले जाएंगे, डॉक्टर बोले 2-4 दिन के अंदर रिलीज कर देगा। यहाँ के प्रबंधन को लेकर क्या बोले, क्या इलाज व्यवस्था को बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगा, बीएन बिरला से भी अच्छा लगा।